सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो आज की वीडियो हम सेट्स को वन शॉट वीडियो में ख़त्म करने वाले हैं। इसके क्वेश्चंस थोड़े से हम कम प्रैक्टिस करेंगे, पर इसके सारे कंसेप्ट्स हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जस्ट आपकी एनसीईआरटी की बुक निकाल लेनी, ताकि मैं जो क्वेश्चंस कराता जाऊँ आप अपनी बुक से देख के क्वेश्चंस करते चलें। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं आखिर यार सेट्स पढ़ने वाले हैं तो आखिर सेट्स होता क्या है। सेट्स होता क्या है? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमें पता है। ए सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यानी सेट क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है किसका? ऑब्जेक्ट्स का। एग्जांपल लेना चाहूं मैं, एग्जांपल ले सकता हूं इसमें। एग्जांपल एक बन जाएगा मेरा रिवर्स ऑफ इंडिया। एक और एग्जांपल ले सकता हूं मैं, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, दैट इज 1 3 5 7 9। अच्छा, मैंने बोला ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो मैंने 10 से लेस देन जितने भी ऑड नेचुरल नंबर हैं वो कौन कौन से हैं? 1 3 5 7 9 यही होंगे। तो ये क्या है? एक फाइनाइट वैल्यू मुझे मिल रही है, इसमें एक वेल डिफाइंड कलेक्शन मिल रहा है ना। अब मैंने बोला रिवर्स ऑफ इंडिया। अब मैंने रिवर्स ऑफ इंडिया की बात की तो यहाँ पे केवल मैं रिवर जो है इंडिया की ले सकता हूँ, अदर कंट्री की रिवर्स में यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं कर सकता हूँ। उस रिवर का इंडिया में होना जरूरी है, तभी वो क्या कहलाएगा? एक सेट फॉर्म करेगा, सेट कहलाएगा। एक और एग्जांपल लेना चाहूँ मैं यहाँ पे, मैंने आपको बोला कुछ भी बेस्ट बॉयज ऑफ योर स्कूल, बेस्ट बॉयज ऑफ योर स्कूल ना बोल के ऑफ योर क्लास बोलता हूँ, ऑफ योर क्लास। मैंने बोला बेस्ट बॉयज ऑफ योर क्लास, आप बताओ तो क्या ये एक सेट फॉर्म करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि हर किसी का परसेप्शन अलग होगा। कोई किसी को बेस्ट बोलेगा, कोई किसी को बेस्ट बोलेगा, है ना, कोई खुद को भी बेस्ट बोलेगा। बट मैंने यहाँ पे पहली बात आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। मैंने आपको नहीं बताया कि किस चीज़ में बेस्ट, स्टडी में बेस्ट, किस सिंगिंग में बेस्ट, या फिर डांसिंग में, या फिर फाइटिंग में बेस्ट, किस चीज में बेस्ट। मैंने आप लोगों को बताया क्या? नहीं बताया। तो यानी आपके पास इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, आप इस इंफॉर्मेशन के साथ नहीं बता सकते हो क्या कि बेस्ट बॉयज ऑफ योर स्कूल कौन कौन से होंगे या फिर कौन होंगे। तो इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कीजिए। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के ऊपर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के ऊपर बात करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के ऊपर बात करते हैं। तो देखो, सेट्स को हम दो फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो होती है रोस्टर फॉर्म, या फिर इसी को हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, इसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। और एक फॉर्म होती है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होती है? सेट बिल्डर फॉर्म। देखो, अब इससे पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें पॉइंट बता देता हूं। सेट्स जो हैं जनरली, सेट्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड, नोट डाल के लिख सकते हो, सेट्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स। तो यानी सेट्स को जनरली हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल लेटर से। एग्जांपल लेना चाहूँ मैं यहाँ पे, ए से कर सकते हो आप, बी से, सी से, कैपिटल एक्स से, कैपिटल वाई से, है ना, कैपिटल वाई से, अभी स्मॉल आई वाई बना दिया मैंने, या फिर कैपिटल जेड से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, एसेट्रा। ठीक है। अब सेकंड चीज आती है जो एलिमेंट्स होते हैं सेट के। किसी भी सेट्स को हम कुछ इस तरीके के ब्रैकेट्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, दो ऐसे ब्रैकेट बना लेते हैं, उसके अंदर हम सेट्स के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब जैसे बात कर रहा हूं मैं ए सेट, अभी मैंने किसके बारे में बात कर रहा हूं? एक कैपिटल सेट नंबर लिखा मैंने, तो ये क्या है? ए सेट लिख दिया। अब इसके अंदर सेट के मैं एलिमेंट डाल दूंगा, एलिमेंट लिख दूंगा। तो द एलिमेंट ऑफ सेट्स, जो एलिमेंट है सेट के, द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स, एग्जाम्पल
A, B, C, X, Y, Z स्मॉल लेटर्स से रिप्रेजेंट करेंगे एक्सेट्रा। ठीक है, तो इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। पहली मैंने बोला दो फॉर्म होती है सेट की, एक रोस्टर फॉर्म, एक टेबल, उसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म यानी नाम से ही समझ में आ रहा है जो टेबल के फॉर्म में हो। बात करते हैं जैसे नेचुरल नंबर की। अब नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर कौन कौन से 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट रह जाएंगे, तो डॉट डॉट मैंने आगे बना दिया। तो ये क्या होगी, ना कैपिटल नंबर से रिप्रेजेंट किया है, टेबुलर फॉर्म होगी, इसको हम रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं। अब सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, हम इसमें से कोई एक कॉमन चीज फाइंड करते हैं, एक कॉमन चीज फाइंड करते हैं और उसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देते हैं। तो n इज इक्वल टू आप n इज इक्वल टू करके लिख सकते हो इसे, है ना। तो n इज इक्वल टू x वेयर x इज ए नेचुरल नंबर, where x is a natural number। ठीक है, अब ये क्या है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। मैंने इसमें एक कॉमन चीज फाइंड की कि ये सभी क्या है, नेचुरल नंबर है, और उसको इस फॉर्म में लिख दिया, तो ये क्या कहलाएगी, सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगी। बात समझ में आ रही है। अब इसका मतलब क्या है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर x, द सेट ऑफ इसका मतलब क्या है, टोटली ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है, द सेट ऑफ all natural number x is such that x is a natural number, x is a natural number। तो आई होप स्टूडेंट्स नेचुरल नंबर, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो इसको एक बार नोट कीजिए, देन फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नोट कीजिए इसको। पहला क्वेश्चन है, राइट सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x² + x - 2 = 0 इन रोस्टर फॉर्म। तो पहला क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, इसको रोस्टर फॉर्म में इसके सेट्स आपको लिखने हैं, सॉल्यूशन सेट लिखने हैं आपको। ट्राई कीजिए भाई, ट्राई कीजिए। तो अब मैं बताता हूं आपको, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए। देखो, अब इसके आप सॉल्यूशन निकालना चाहेंगे तो इसके फैक्टर आप निकालेंगे तो x - 1 x + 2 आएंगे, है ना, इज इक्वल टू 0। यानी x की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 1 आएगा और x इक्वल टू -2 आएगा। यानी इसके हम सॉल्यूशन सेट को हम कैसे लिख सकते हैं, 1, -2, ये इसके क्या हो गए, सॉल्यूशन सेट हो गए। अब दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला है राइट द सेट x इज सच दैट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड x² इज लेस देन 40। यानी इसमें रिक्वायर्ड नंबर्स कौन कौन से होंगे, रिक्वायर्ड नंबर्स। अब इसमें रिक्वायर्ड नंबर्स कौन कौन से होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। क्या 7 भी होगा, नहीं 7 नहीं होगा, क्योंकि अगर आप 6 का स्क्वायर करते हो क्या आएगा 36, लेकिन 7 का स्क्वायर करते हो 49 आएगा, जो कि 40 से बड़ा हो गया। तो यहां तक होंगे केवल रिक्वायर्ड नंबर्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो जो हमारा सेट है वो भी फॉर्म हो चुका है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है भाई, समझ में आया। अब थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, राइट द सेट 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7। इसमें मुझे एक चीज दिख रही है यार, 1/2 है, फिर 2/3 हो गया, यानी नीचे वाली चीज में एक और ऐड है, यानी ऊपर अगर मैं n मानूं तो नीचे क्या है, n+1 है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं x इज सच दैट x इज इक्वल टू n/n+1 where n is a natural number, n is a natural number, natural, या फिर n is a natural number ना लिख के n belongs to n, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, n belongs to n। अब इसका मतलब क्या है, जो n बिलोंग कर रहा है वो नेचुरल नंबर्स में बिलोंग कर रहा है, इसका साइन का मतलब है belongs to। क्या मतलब है, belongs to एंड जो n है वो किससे बड़ा है भाई, किससे बड़ा है, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। ठीक है, ऐसा लिख सकता हूं मैं। अब आपको फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करना है, फोर्थ क्वेश्चन ट्राई कीजिए, देन हम आगे मूव ऑन करते हैं, आगे मूव ऑन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फोर्थ क्वेश्चन पे आगे मूव ऑन करते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन में बोला है राइट द सेट ए 1, 4, 9, 16, 25 इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो यार मुझे यहाँ पे एक चीज दिख रही है, ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक सेट है x इज सच दैट x is the square of natural number, x is the square of natural number, of a natural number, of a natural number, ऐसा लिख सकता हूँ, है ना। या फिर हम ये तो m1 मेथड 1 हो गया रिप्रेजेंट करने का, एक मेथड 2 में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। x is such that x is equal to n square where n belongs to n, जहाँ पे n जो है n belongs to n है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये भी मेथड रिप्रेजेंट करने क्या हो गया, दोनों ही मेथड सही है, किसी भी मेथड से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। और ये क्या हो गया, x इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1 वेयर n बिलोंग्स टू n, और जो नेचुरल नंबर है 1 और 6 के बीच में लाई करेगा, ना कि 7 के बीच में, 6 के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पे 6 कर लीजिए, क्योंकि हमने n प्लस 1 लिख दिया तो 6 प्लस 1 ऑलरेडी 7 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 8 तक होता, यानी 7 अपॉन 8 भी होता तो n बिलोंग्स टू 7 आता, ठीक है। अभी आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, अगर समझ में आ गए तो नोट डाउन कीजिए, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं नल सेट या फिर वॉइड सेट के बारे में। किसके बारे में भाई, एम्प्टी सेट के बारे में, एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट कौन सा होता है, सेट, अ सेट विच डू नॉट या डज नॉट, विच डू नॉट contain any element is called null set और empty set और void set। तीनों के नाम सेम ही हैं, बस नाम अलग अलग है। नल सेट, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट सभी क्या होते हैं, एक ही होते हैं। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो। एग्जांपल लेते हैं, एक सेट है A is equal to x is such that x is less than 1 and x is greater than 1 and x is less than 2। अब इसमें एक और चीज ऐड करता हूं मैं, where x is a natural number, ठीक है। अब मैंने एक सेट ए लिखा, x is such that x is greater than 1 and less than 2 where x is a natural number। यार ये बताओ मुझे 1 और 2 के बीच में क्या कोई और नेचुरल नंबर आता है, आता ही नहीं है। तो यानी ये तो मजाक कर दिया हमारे साथ, ऐसा कोई सेट पॉसिबल होगा ही नहीं। समझ रहे बात को। तो यानी ये क्या हो गया, ये हो गया नल सेट के एग्जांपल। ऐसा कोई सेट पॉसिबल ही नहीं, कोई एलिमेंट ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर मैं एक और सेट मान लूं b, अब x is such that x is equal to n स्क्वायर हो रखा है, ठीक है। x is equal to या फिर x equal to n स्क्वायर ना लिख के आप ऐसा लिख लो, x is स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी अगर आप x का स्क्वायर करते हो तो 4 आता है। और where x is odd natural number, where x is odd natural number। तो क्या ऐसा पॉसिबल होगा कि अगर किसी भी आप नेचुरल नंबर का, ऑड नेचुरल नंबर का स्क्वायर करते हो तो इवन आ जाए? नहीं होगा यार, ऑब्वियस है भाई। आप 3 का स्क्वायर करो, कितना आता है 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर करो कितना आता है 25। तो क्या यार इवन आ रहे हैं, ये तो ऑड ही आ रहे हैं, इवन तो आ ही नहीं सकता। तो यानी ये भी क्या हो गया, ये भी नल सेट हो गया, या फिर वॉइड सेट भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो ये चीज क्या हो चुकी है, हमारी गलत हो चुकी है। अब स्टूडेंट्स अब इस पे हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे कुछ, लेकिन उससे पहले पढ़ते हैं फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। अब पढ़ते हैं हम फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट्स और इनफाइनाइट सेट्स और इनफाइनाइट सेट्स। अब फाइनाइट सेट्स और इनफाइनाइट सेट्स कौन से होते हैं? अ सेट विच इज इम्प्टी, या तो वो सेट क्या होना चाहिए, इम्प्टी होना चाहिए, या फिर उसमें कुछ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट रहने चाहिए। अ सेट विच इज इम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, then it is called finite,
फाइनाइट, अदरवाइज इनफाइनाइट, मान लो मैंने बोला ए सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, में डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं या फिर वो एम्प्टी है तो क्या कहलाएगा, फाइनाइट कहलाएगा, अदरवाइज इनफाइनाइट कहलाएगा। एग्जांपल ले एक, अब मैंने बोला एक सेट है n और n इज नेचुरल नंबर इज सच दैट x इज इक्वल टू, यहाँ पे n ही लिख लीजिए आप, n इज सच दैट वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 और आगे तक ये मूव ऑन करता रहेगा। तो यानी यार ये सेट क्या है, फाइनाइट है इनफाइनाइट है, ऑब्वियस है इनफाइनाइट होगा क्योंकि एक फिक्स नंबर थोड़ी ना है, इनफाइनाइट तक जाएंगे सभी नंबर्स, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। अब मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लूँ, एक सेट है A वेयर x इज सच दैट x इज ग्रेटर देन, x इज ग्रेटर देन मान लीजिए आप 2 मान लो, ग्रेटर देन 2 या फिर 1 मान लो, कुछ भी मान लो, 1 मान लो एंड लेस देन 10 वेयर x इज ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है, मैंने ऐसा लिख दिया। तो ये भी क्या है, एक सेट है। अब जिसमें क्या है, x 1 से बड़ा होना चाहिए, 10 से छोटा होना चाहिए और x क्या है, एक ऑड नेचुरल नंबर है। तो ऑड नेचुरल नंबर है यानी इसमें क्या क्या आएंगे, इसमें एक 3 आ जाएगा, एक 5 आ जाएगा, एक 7 आ जाएगा और एक 9 आ जाएगा। 1 नहीं आएगा इस बार क्योंकि 1 से बड़ा होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे इक्वल का साइन लगा दूं तो 1 भी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो बात समझ में आ रही है। अब ये क्या लिखा है, मैंने एक सेट लिखा है जिसमें एक मुझे फाइनाइट नंबर प्राप्त हुए हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये फाइनाइट सेट कहलाएगा, फाइनाइट सेट कहलाएगा, ठीक है। अब इससे पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। मान लीजिए अगर आपके पास 2 सेट हैं, अगर आपके पास ये चीज समझ में आ गई होगी आपको, अगर समझ नहीं आई है तो एक बार दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके देखिए। मैं आपको 2 चीज और बताना चाहता हूं। अगर एक सेट है, मान लो एक ए सेट है जिसमें है 1 2 3 4, ठीक है, क्या है 1 2 3 4। अगर मैं इसी सेट को ऐसे लिख देता हूं 4 3 2 1, ठीक है, 4 3, मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया। तो ऑर्डर चेंज करने पे सेट पे कोई फर्क नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है। मैंने इसका क्या किया, केवल ऑर्डर चेंज किया, तो ऑर्डर चेंज करने पे सेट पे कोई फर्क नहीं आएगा। ये सेट और ये सेट दोनों क्या है, सेम ही है, वही है, कोई अंतर नहीं आएगा। सिमिलरली अगर रोस्टर फॉर्म में आप किसी को लिख रहे हो, जैसे मान लो स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं, स्कूल आपकी बुक में भी स्कूल का ही गिवन है। अब स्कूल में क्या है, 2 ओ आ रहे हैं, इसको मैं सेट को ए से रिप्रेजेंट करता हूं, है ना। तो स्कूल में आपके क्या आ रहे हैं, 2 ओ आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, एक एस, एक सी, एक एच, एक ओ और एक एल, ठीक है। तो आप 2 बार ओ लिख के कोई भी मतलब सेंस नहीं निकलता उसका। अगर आप 2 बार ओ को लिख दोगे तो गलत नहीं होगा, बट उसका कोई सेंस नहीं निकलेगा, वेस्टेज ऑफ हार्ड वर्क हो जाएगा, आप अपने मेहनत को बेकार कर रहे हो 2 बार लिख के, एक तरीके से ऐसा है। अगर आप वैसे लिखते हो तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। वैसे भी गलत नहीं है अगर 2 बार आप ओ को लिखते हो, बट जो बताया गया है वो ये है कि आप 2 बार नहीं लिख सकते हो, ठीक है। अब मान लो, अब इसी को मैं ऐसे भी लिख देता हूँ, बी सेट नाम दे रहा हूँ इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ CHOLS। तो क्या कोई फर्क आएगा यूरोपी में? नहीं। ये सेट और ये सेट क्या है, दोनों सेम ही है, कोई अंतर नहीं है। बस मैंने केवल ऑर्डर चेंज किया, यानी ऑर्डर चेंज करने पे सेट पे कोई फर्क नहीं आता है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। जितने भी क्वेश्चन किए वो भी आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो ये सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। कुछ करने हैं, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। आपको इस क्वेश्चन में बताना है कौन से सेट फाइनाइट होंगे या कौन से इनफाइनाइट होंगे। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट अभी पढ़े हम लोगों ने। तो x इज सच दैट x बिलोंग टू n एंड x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की 2 वैल्यू आएंगी, कौन कौन सी, 1 और 2। तो यानी 1,2 इस तरीके से लिखूंगा ये सेट। तो ये क्या एक फाइनाइट सेट है, ऑब्वियस है। ये क्या एक फाइनाइट सेट है क्योंकि एक फिक्स वैल्यू मिल रही है मुझे यहाँ पे। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x की यहाँ पे मुझे 2 वैल्यू मिलेंगी, -2 और 2, दोनों का स्क्वायर 4 होगा। तो ये भी क्या एक फाइनाइट सेट है, ओके। नेक्स्ट है x सच दैट x बिलोंग टू n एंड 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मुझे x की एक वैल्यू मिलेगी जो कि होगी 1/2। क्या मिलेगी, x सच दैट 1/2 मिलेगी वैल्यू। तो ये भी क्या एक फाइनाइट सेट है, ये भी क्या एक फाइनाइट सेट है। अब नेक्स्ट में बोला है x सच दैट x बिलोंग टू n एंड x इज प्राइम। यार जितने नेचुरल नंबर में प्राइम नंबर कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे, ऑब्वियस है।
भाई जितने भी नेचुरल नंबर में अगर उनमें प्राइम नंबर फाइंड करने बैठूं तो कितने आएंगे, इनफाइनाइट आएंगे। तो यानी क्या है, इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि एक फाइनाइट वैल्यू मुझे पता नहीं लग रही है। ये कुछ ऐसा हो गया, मैंने पूछा आपसे आसमान में कितने तारे हैं, तो आप बता ही नहीं सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है x इज सच दैट x बिलोंग टू n एंड x इज ऑड। x ऑड है यानी ये भी क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। क्यों होगा भाई, जितने भी नेचुरल नंबर में उनमें ऑड कितने होंगे, ऑब्वियस यार इनफाइनाइट ही होंगे। कैसे आप काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ना, बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड पेयर ऑफ इक्वल सेट इफ एनी गिव रीजंस। एक बार इस क्वेश्चन को प्यार से देखो, समझो, कोई चीज समझ नहीं आई है वीडियो को दोबारा पीछे से ही देखो। फाइंड पेयर ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी गिव रीजंस। अब यहाँ पे फाइंड करना है इक्वल सेट्स कौन से होंगे, अगर हैं तो गिव रीजन। अब आप बोलोगे भैया आपने तो हमें इक्वल सेट पढ़ाया ही नहीं है, सवाल कैसे पूछ दिया। तो चलो पढ़ लेते हैं एक बार इक्वल सेट। इक्वल सेट्स, तो टू सेट्स A and B are said to be equal if each element of set A is exactly equal या exactly same to set B, and we write equal set as A is equal to B। इक्वल सेट्स को हम कैसे लिखते हैं, A is equal to B। अगर दोनों सेट इक्वल हैं तो A is equal to हम B लिखेंगे, अगर दोनों इक्वल नहीं हैं तो A is not equals to B ऐसा लिख देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको। अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला दो सेट्स A और B, कोई दो सेट है A और B, वो इक्वल कब कहलाएंगे, जब हर एलिमेंट क्या होगा, उनका एग्जैक्टली सेम होगा। यानी एग्जांपल लिया मैंने, एक सेट A लिखा जिसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 और 4। एक सेट B लिया मैंने जिसके एलिमेंट हैं 3 2 4 1। देखो इधर उधर ऑर्डरिंग का अंतर है, लेकिन ऑर्डरिंग से सेट के ऊपर कोई फर्क नहीं आता है, दोनों सेट अदरवाइज सेम है। तो यानी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सेट A विल बी इक्वल टू सेट B। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? ऑब्वियस यार लिख सकता हूँ सेट A सेट B के इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो इक्वल सेट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला फाइंड पेयर ऑफ इक्वल सेट इफ एनी गिव रीजंस। एक बार आप क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। अब देखो A सेट जो है उसमें 0 आ रहा है, तो वो 0 जो है बिलोंग्स कर रहा है A को, पर 0 क्या इसमें सॉल्यूशन आएगा, नहीं आएगा। इसका तो 5 आएगा नल सेट, इसका भी नहीं आएगा, इसका आएगा, इसका भी नहीं आएगा, इसका आएगा क्या, इसका भी नहीं आएगा। यानी कि बट 0 डज नॉट बिलोंग्स टू B, 0 डज नॉट बिलोंग टू C, D एंड E। मैंने एक बार में लिख दिया है B C D E को 0 जो है बिलोंग नहीं कर रहा है। यानी मैं लिख सकता हूँ 0 इज नॉट इक्वल्स टू, यानी कि A इज नॉट इक्वल्स टू B, A इज नॉट इक्वल टू B, A इज नॉट इक्वल टू C, A इज नॉट इक्वल टू D एंड A इज नॉट इक्वल टू E। बात समझ में आ गई। अब सेकंड जो है B में बोला है x इज सच दैट x इज ग्रेटर देन 15 एंड x इज ऑल्सो लेस देन 5। तो यार ऐसा पॉसिबल होगा क्या, नहीं होगा। ऑब्वियस यार ये तो नल सेट बनेगा ना, x 15 से बड़ा भी हो और 5 से छोटा भी हो। यार ये क्या बात हुई। तो b इज इक्वल टू क्या आएगा 5 एंड b इज नॉट इक्वल टू c लिखूंगा मैं, b इज नॉट इक्वल टू c, b इज नॉट इक्वल टू d एंड b इज नॉट इक्वल टू e। मैं ऐसा लिख पाऊंगा। अब c में बोला है x इज सच दैट x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो c इज इक्वल टू क्या आएगा भाई 5 आएगा, है ना। और d इज इक्वल टू क्या आएगा, d इज इक्वल टू क्या आएगा, d इज इक्वल टू आएगा -5,5, क्योंकि -5 का स्क्वायर भी 25 और 5 का स्क्वायर भी 25। यानी c d को भी बिलोंग नहीं करेगा। और अगर e की बात करूं तो e इज इक्वल टू क्या आएगा, e का साइड क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। अगर इसको आप सॉल्व करने बैठते हो तो इसका सॉल्यूशन आएगा 5। क्या आएगा 5 आएगा, ऑब्वियस है। तो यानी जो c है वो e को तो बिलोंग कर रहा है, c जो है वो e को तो बिलोंग कर रहा है, c बिलोंग्स टू e, बट c e को बिलोंग कर रहा है, c d को बिलोंग नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ c इज इक्वल नॉट इक्वल टू d और कॉमा c इज इक्वल टू e। ठीक है। अब d e के इक्वल होगा क्या, नहीं होगा, ऑब्वियस है। d भी e के इक्वल नहीं होगा। d के बारे में क्या बोल सकता हूँ मैं, d इज नॉट इक्वल टू e, क्योंकि d का और e का साइड यार कहाँ मैच कर रहा है। ठीक है।
तो आई होप स्टूडेंट्स ये सब आपको समझ में आ गया होगा। इक्वल सेट भी आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होते हैं। टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर हैविंग एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सेम एलिमेंट्स होंगे एग्जैक्टली सेम, तो उन सेट को हम इक्वल सेट बोलेंगे और ए इज इक्वल टू बी लिखेंगे। अगर इक्वल नहीं है तो ए नॉट इक्वल टू बी लिखेंगे, ठीक है। एक सेट ए है 1 2 3 4, दूसरा सेट है 3 2 4 1, तो दोनों सेट्स क्या है, एग्जैक्टली नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और सेम ही एलिमेंट है, बस ऑर्डरिंग का अंतर है। ऑर्डरिंग का अंतर होगा तो भी हम उन्हें इक्वल सेट बोल पाएंगे, उससे कोई सेट में फर्क नहीं आता। तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सब सेट, हेडिंग लगाइए सब सेट। सब सेट इज सेट ए, इज सेट ए इज said to be subset of set B. A set A is said to be subset of set B if every element of set A is also present in set B. A set A is said to be subset of set B if every element of set A is also present in set B. मान लीजिए एक B सेट है, वो इक्वल है नेचुरल नंबर का सेट है x इज इक्वल टू, या फिर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा, ऑब्वियस है। और A जो है एक मान लीजिए 5 6 7 8, तो क्या A है, मैं बोल सकता हूँ ऐसा, जो A है वो B का सबसेट है, क्योंकि यार इसमें क्या है, सारे नेचुरल नंबर हैं, और जो ये है ये भी क्या है, नेचुरल नंबर के अंदर ही आते हैं। एक तरीके से ये क्या हो गया, इसके लिए यूनिवर्सल सेट भी हो गया नहीं हो गया। बट यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसमें हर एलिमेंट प्रेजेंट हो, उसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। तो यानी ये क्या है, A सेट क्या है, B का सबसेट है। मैं लिख सकता हूँ A इज सबसेट ऑफ B, A इज सबसेट ऑफ B। अब इसको मैथमेटिकली भी लिख सकता हूं मैं। मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, मैथमेटिकली अब इसी को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं वो दिखा रहा हूं। A इज सबसेट ऑफ B इफ A बिलोंग्स टू A देन A बिलोंग्स टू B, ठीक है। तो मैथमेटिकली लिखने का तरीका है। अब ये बात समझ में आ गई यार, ऑब्वियस है, ये नेचुरल नंबर है, ये दूसरा सेट है, तो A जो है सबसेट होगा किसका, सेट B का, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 1 और x और 2, 1x2, 1x2, यहाँ पे साइन लगाया ये, यहाँ पे लगाया ये, एंड यहाँ पे लगाया ये, यहाँ पे लगाया ये, यहाँ पे लगाया ये, यहाँ पे लगाया ये, यहाँ पे लगाया ये और यहाँ पे लगाया ये, ठीक है। बात समझ में आ गई भाई। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है, x इज, इसका मतलब क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 2। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, जो x है, x जो है वो 1 से 2 के बीच में लाई करेगा, और 1 और 2 को भी मुझे लेना है, ठीक है। अब मैंने ऐसे ब्रैकेट बनाए, यानी मुझे 1 और 2 को इन्वॉल्व करना है, लेना है। और ढंग से बनाना चाहूँ तो ब्रैकेट कुछ इस तरीके से बनाते हैं, ऐसे ना बना के कुछ ऐसे बनाते हैं, यानी मुझे 1 और 2 को इन्वॉल्व करना है। यहाँ पे क्या लिख रहा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड बट लेस देन 2, तो यानी 1 को तो इन्वॉल्व करना है बट 2 को इन्वॉल्व नहीं करना। अब ये क्या है, ये ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2 को मुझे इन्वॉल्व नहीं करना। अब इसकी जगह पे कोई ऐसे भी ब्रैकेट बना दिए जाते हैं, कई बार ऐसे भी ब्रैकेट बना दिए जाते हैं, बट मैं जनरली इस ब्रैकेट का ही प्रयोग करूंगा जो अभी आपको बना के दिखाया है, ठीक है। अब इसमें 1 को तो इन्वॉल्व करना है लेकिन 2 को इन्वॉल्व नहीं करना है। अब इसमें बोला है x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, यानी 1 और 2 किसी को भी इन्वॉल्व नहीं करना है। इसको मैं ऐसे लिखूंगा। अब यहाँ पे 1 को इन्वॉल्व नहीं करना है लेकिन 2 को इन्वॉल्व करना है, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा। बात समझ में आ रही है भाई। अब चलो मैं आपको एक क्वेश्चन टाइप में देता हूँ, इसका मतलब बताइएगा आप मुझे। इसका मतलब A B और एक ये, ठीक है, और एक ऐसा है, एक ऐसा है, और दोनों एक, तो ये आपको बताना है। सब A और B हैं, A
यानी इसमें इस तरीके से आपको पहचानना है किसको इन्वॉल्व लेना है किसको नहीं लेना है। अब देखो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट कभी भी इस तरीके से लाइन में बना हुआ, नंबर लाइन मैंने एक रिप्रेजेंट कर दिए, जैसे यहाँ पे 0 है ना, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे -1 -2, यानी नंबर लाइन पे अभी हमें कोई क्वेश्चन दे रखा है और यहाँ पे बना दिया ऐसे, तो यानी मुझे -2 को इन्वॉल्व नहीं करना है, इसका मतलब ये है। अब ओपन ब्रैकेट है यानी मैं से A, B तो लिखूंगा लेकिन ब्रैकेट लगेंगे कि इन दोनों को इन्वॉल्व नहीं करना है, इसके बीच के सारे नंबर्स को इन्वॉल्व करूंगा मैं। सिमिलरली यहाँ पे A को इन्वॉल्व नहीं करना है लेकिन B को इन्वॉल्व करना है, B पे डार्क सर्कल बनाया है। अब यहाँ पे A पे डार्क सर्कल है यानी A को इन्वॉल्व करना है, B को इन्वॉल्व नहीं करना। यहाँ पे A और B दोनों पे डार्क सर्कल है यानी A और B दोनों को ही इन्वॉल्व करना है। ये कुछ बेसिकली सिंबल्स हैं, आपको याद रखने कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको एक बार नोट कीजिए, फिर पावर सेट पे बात करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको आई होप ये सब समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा बेसिक है, बस साथ के साथ कॉपी में नोट करते चलो, ठीक है। इसके ऊपर पावर सेट के ऊपर पावर सेट the collection of all subset of set A is called power set of A. It is represented by P of A and all the elements of power set are subset, ठीक है। The collection of all subset of set A is called power set of A. एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसे समझ नहीं आएगा। मान लो एक सेट है A इज इक्वल टू 1, 2। अब मैंने बोला इसका पावर सेट लिखो, तो पावर सेट यानी इसके जितने भी सबसेट बन सकते हैं, जितने भी सेट बन सकते हैं उनको लिखना है, तो वो क्या होंगे, तो पावर सेट ऑफ A लिखना है मुझे। एक तो हो जाएगा 1, ठीक है, एक हो जाएगा 2, एक हो जाएगा खुद 1, 2 और एक हो जाएगा 5। तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4, ये क्या हो गया, पावर सेट हो गए टोटल। अब इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, अगर हमें ये निकालना है, किसी के भी नंबर ऑफ सबसेट निकालने तो वो कर देना आप 2 की पावर n, यानी नंबर ऑफ n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2, तो 2 की पावर अगर आप 2 करते हो तो क्या आएगा 4, यानी हमें यहीं से पता लग गया कि इसके कितने सेट होंगे, सबसेट होंगे 4 होंगे ऑब्वियस है। 2 की पावर n किया और 2 की पावर n वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो पावर सेट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यानी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक सेट है B 1 2 3। अब मैंने बोला इसके पावर सेट कितने होंगे, पहले आप क्या करोगे, 2 की पावर 3, 2 की पावर n यानी 8 होंगे। अब इसके नंबर ऑफ सबसेट कैसे लिखोगे आप भाई, पावर सेट ऑफ B कैसे लिखोगे, एक तो हो जाएगा खुद 1 है ना, एक हो जाएगा 2, एक हो जाएगा 3, ठीक है, एक हो जाएगा 1 2 है ना, एक हो जाएगा 2 3 और एक हो जाएगा 1 2 3 खुद 1 2 3, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और एक हो जाएगा 1 3, ठीक है, 7 और एक नल सेट तो होता ही है। तो ये क्या हो गया, इसके सब पावर सेट हो गए। तो आपको आई होप लिखने आ गए होंगे। अब बात करते हैं वेन डायग्राम के ऊपर। वेन डायग्राम, यार पहले आपने देखा होगा, कोई कहानी पढ़ी होगी, तो उसमें क्या होता था, हम डायग्राम्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे, डायग्राम्स के फॉर्म में क्या करते थे, रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। तो डायग्राम्स के फॉर्म में आपने स्टोरी वगैरह देखी होंगी, उनको रिप्रेजेंट करना देखा होगा, तो डायग्राम्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे। तो इसमें क्या होता है, जो रिलेशनशिप है सेट्स के बीच की, उसे हम डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या लिखोगे आप, रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड by means of Venn diagram, वही क्या कहलाते हैं, वेन डायग्राम कहलाते हैं। जो रिलेशनशिप है सेट्स के बीच की, हम अगर डायग्राम्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक हम रेक्टेंगल और कैनवास टाइप का लेते हैं, ठीक है, वहां पे एक जनरल सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर दूसरे सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, और ये क्या है, एक यूनिवर्सल रिलेशन है, पूरा क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन। यानी अगर सेट्स को रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसी के अंदर रिप्रेजेंट करूंगा। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होंगी। वेन डायग्राम क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मींस ऑफ वेन डायग्राम। यानी अगर मैंने डायग्राम के फॉर्म में जो सेट्स की रिलेशनशिप है उसको रिप्रेजेंट कर दिया तो वो क्या कहलाएगा, वेन डायग्राम कहलाएगा। बात समझ में आ रही है।
बचपन में कहानी पढ़ी घोड़े बकरी की, गाय बकरी खा गया, घास बकरी खा गई, जो भी है, तो उसमें क्या होता था, कहानी जो होती थी तो वहाँ पे इमेज भी बना देते थे बगल में कि घास खाती हुई बकरी दिखा दी, घोड़ा खाता हुआ दिखा दिया, ठीक है। तो वो क्या होता था, वही बचपन वाली चीज़ है, वेन डायग्राम कुछ नहीं है, बस सब सेट को उसी फॉर्म में हम इमेज की फॉर्म में सेट्स के रिलेशन को रिप्रेजेंट करने को क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम बोलते हैं। तो अब पर्टिकुलर फर्दर डिटेल आगे बढ़ते हैं, इससे पहले इसको नोट कीजिए। के ऊपर पहला है ऑपरेशन का मतलब क्या होता है। बेसिकली देखो, बेसिक ऑपरेशन तो मैथमेटिकल ऑपरेशन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब क्या है, ऑपरेशन है यार, है ना। अब ऑपरेशन वो वाला नहीं हॉस्पिटल में जो करते हैं ना, ये ऑपरेशन अलग हैं। अभी सेट्स के ऑपरेशन है, पहला होता है यूनियन ऑफ सेट, सेकंड होता है इसमें इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है, और एक और होता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। पहला है यूनियन ऑफ सेट्स, जिसको हम सिंबल ये होता है यू। अब मान लो एक ए सेट है 1 2 3, बी सेट है 2 4 5। अगर ए यूनियन बी फाइंड करना है हमें, तो वो कुछ नहीं है भाई, ए और बी को मिला के जो टोटल कॉमन आ रहा है वो लिख देते हैं हम। अब इसमें 1 2 3 है, अब 2 कॉमन है तो 2 से हमें कोई मतलब नहीं है। 1 2 3 और 4 5, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। यानी ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी। या तो वो एक्स ए में होना चाहिए या फिर बी में होना चाहिए, हो सकता है दोनों में हो सकता है वो दोनों में हो, बट हमें इस तरीके से ए यूनियन बी लिखना है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, जो ए यूनियन बी होता है वो बी यूनियन ए के भी इक्वल होता है, और ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी, तो आप इसको ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर ए यूनियन फाई है तो वो खाली ए ही आएगा, क्योंकि फाई से यार ए का कुछ मैच नहीं करेगा, ऑब्वियस है। अगर ए यूनियन ए है तो वो ए आएगा। ये एक तरीके से क्या होगी, आइडेंटिटी हो गई। बचपन में आप पढ़ते थे कि यार 4 में ऐसा क्या जोड़ेंगे 4 ही आ जाए, ऑब्वियसली आप जीरो जोड़ोगे तो जीरो क्या यहाँ पे एक तरीके से नल सेट है ये, है ना, तो नल सेट जोड़ेंगे तो आप ए ही आएगा। इस तरीके से ये हो गया। अब ए यूनियन ए है तो वो भी क्या आएगा, ए ही आएगा। अब ये क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन यू यूनियन ए, यानी अब यार यूनिवर्सल रिलेशन वो तो यार उसमें तो सारी चीजें आती हैं, तो वो तो ऑब्वियस है, ए जो है वो क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन का ही सबसेट है, तो खाली यू ही आ जाएगा। समझ रहे हो। अब मान लो ये जो हमने किया क्वेश्चन, इसको हमें वेन डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा क्या हो गया, यूनिवर्सल रिलेशन, ये ए सेट और ये हमारा बी सेट, ठीक है। अब ए सेट में हमारे क्या आ रहे हैं 1 2 3 2 4 5, 2 तो हमारा कॉमन है तो यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे क्या आ रहे हैं 1 और 3, और इसमें 2 4 और 5, तो ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। इस क्वेश्चन के लिए हमने इस सेट्स में रिप्रेजेंट कर दिया वेन डायग्राम के फॉर्म से। अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पढ़ते हैं। इसका इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का सिंबल ये है, ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन ए एंड बी। इंटरसेक्शन का मतलब है जो ए और बी यानी दो सेट है, उनमें जो चीज कॉमन है उसी को हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स बोलेंगे। अब ए यूनियन बी है, x is such that x belong to A and x belong to B, यानी जो x है वो A में भी बिलोंग करना चाहिए और B में भी करना चाहिए। यहाँ पे तो था या तो A में करे या B में करे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे दोनों में करना चाहिए बिलोंग। अब कैसे वो समझेंगे भी। मान लो एक A सेट है मेरे पास A सेट है 1 2 3 4, और एक मेरे पास B सेट है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक मेरे पास B सेट है 2 A B C। अब मैंने बोला ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करो, तो क्या आएगा भाई, 2 कॉमन है, खाली कुछ नहीं 2 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब इसको मैंने बोला आपको कि वेन डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, तो कुछ नहीं, ये यूनिवर्सल रिलेशन यू को शो कर रहा है, ये ए सेट ये बी सेट, और ये इसका कॉमन पार्ट, तो कॉमन पार्ट क्या आया है 2, यानी ये वाला पार्ट, ये क्या आ गया 2 आ गया। तो जो ये वाला पार्ट है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा ए यू इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेगा, ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेगा। अब सम प्रॉपर्टीज क्या है, अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो आप बी इंटरसेक्शन ए लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी है तो उसको आप ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फाई इंटरसेक्शन ए है तो उसको आप फाई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ए इंटरसेक्शन ए है तो उसको आप ए लिखोगे। ये सब प्रॉपर्टीज है, आपको क्या करनी है, याद रखनी है। अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि सारी प्रॉपर्टीज हैं, आपको केवल क्या करना है, याद रखनी है, इनसे आपके क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। अब इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा। बात करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स के ऊपर, डिफरेंस ऑफ सेट्स के ऊपर, डिफरेंस ऑफ सेट्स के ऊपर। थर्ड जो इसका वो है ऑपरेशन, वो है डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस
ऑफ सेट्स, यानी मान लो एक ए सेट है एक बी सेट है, तो ए माइनस बी करना है, इसका मतलब क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ एक एग्जांपल। अब ए सेट इज इक्वल टू है 1 2 3 4, ठीक है, और बी सेट इज इक्वल टू है 2 3 5। अब मैंने बोला ए माइनस बी, व्हाट विल बी ए माइनस बी, यानी डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या आएगा। अब इसका मतलब है यार, जो ए में है, जो बी वाला है ना, जो बी वाला, जो बी की जितनी भी चीजें अगर ए में प्रेजेंट है तो उनको हटा दो ए में से। अब 2 3 5 तो इसमें प्रेजेंट नहीं है, 2 और 3 प्रेजेंट है, 2 और 3 हटाएंगे, खाली क्या आ जाएगा 1,3। अब आपके मन में चल रहा होगा सर 5 तो है ही नहीं इसमें, तो -5 लिख दें क्या, नहीं, जो है केवल उसको रिमूव कर दो, जो नहीं है उससे मतलब ही नहीं हमें, उससे मतलब ही नहीं हमें। 2 और 3 है इसमें बी वाला, तो रिमूव किया 2 और 3 को, ए माइनस बी क्या आ गया 1,3 आ गया, सॉरी 1,4 आ जाएगा 2 और 3 को रिमूव करके, 1,4 आ जाएगा, 2 और 3 क्या कर देंगे हम, रिमूव कर देंगे। तो आपको बात समझ में आ गई, कुछ नहीं है, ए माइनस बी यही डिफरेंस ऑफ सेट्स कहलाता है। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट अभी बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के ऊपर। टिल देन वीडियो को आप अगर कुछ डाउट रह गया तो दोबारा से देख सकते हैं और इसको नोट कीजिए, फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के ऊपर बात करते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, लास्ट टॉपिक है अपना कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, यानी एक सेट की बात करें तो ए डैश और ए सी, इस ये सिंबल होता है रिप्रेजेंट करने का किसी भी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को, ठीक है ना। तो ए डैश या ए सी होता क्या है, बेसिकली ये कुछ नहीं होता, यूनिवर्सल रिलेशन में से अगर आप ए को निकाल दो, अगर एक मेरे पास ए सेट है, अगर मुझे एक कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसका, तो यूनिवर्सल रिलेशन में से ए को घटा दो, यही ए कॉम्प्लीमेंट होता है, कुछ नहीं है, ठीक है। इसके लिए एक एग्जांपल लेता हूँ, रेशनल नंबर, यानी कि रेशनल नंबर, ठीक है। तो Q इज ए Q सेट है, Q इज सच दैट X इज अ रेशनल नंबर, X इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। अब इसका मुझे Q डैश निकालना है, यानी Q डैश यानी Q कॉम्प्लीमेंट निकालना है। Q डैश का मतलब क्या है, Q का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ये क्या होगा, यूनिवर्सल रिलेशन माइनस रेशनल नंबर। अब यार जितने भी नंबर होते हैं सभी रेशनल या इरेशनल होते हैं, ऑब्वियस है, तो यानी Q कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, इरेशनल नंबर आ जाएगा। तो बस यही कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट होता है, बहुत ज्यादा बेसिक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। एक बार फिर से सुनेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को हम ए डैश या फिर ए सी इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, सिंबल है रिप्रेजेंट करने का। अब ए डैश होता क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन में से ए को घटा दो, है ना, ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ जाता है। एग्जांपल, रेशनल नंबर Q इज इक्वल टू X इज सच दैट X इज अ रेशनल नंबर। अब मुझे Q डैश निकालना है, यानी Q का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो Q यूनिवर्सल रिलेशन में से रेशनल नंबर सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, मैं निकाल दूंगा, तो क्या बचेंगे, रेशनल नंबर बचेंगे केवल, आ गया, Q का कॉम्प्लीमेंट मैंने निकाल दिया। अब इसके कुछ बेसिक लॉ होते हैं, पहले होता है कॉम्प्लीमेंट लॉज। अब A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट है तो क्या आएगा, खाली यूनिवर्सल रिलेशन आ जाएगा आपके पास। अगर A इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट है तो फाई आ जाएगा। और फिर दूसरा होता है डी मॉर्गन्स लॉ। अब इसमें क्या है, ए यूनियन बी का आपको कॉम्प्लीमेंट लेना है तो आप ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हो। अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आपको लेना है तो ए इंटरसेक्शन यूनियन बी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आप लिख सकते हो। फिर तीसरा है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, यानी अगर आप डबल कॉम्प्लीमेंटेशन करते हो तो कुछ नहीं, आपको सेम नंबर वही सेट वापस से मिल जाएगा ए। नेक्स्ट है लॉ ऑफ इम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, यानी अगर आप फाई का कॉम्प्लीमेंट करते हो तो आपको यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन मिल जाएगा। अगर आप यूनिवर्सल रिलेशन या यूनिवर्सल सेट का क्या करते हो, कॉम्प्लीमेंट निकालते हो तो आपको फाई मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई हैं तो इन सबको नोट कीजिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। तो ये चैप्टर 1 का हमारा 1 शॉर्ट वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए इसको अपने दोस्तों के साथ में और जगराम कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं टिल देन नेक्स्ट वीडियो में।